पियाउटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। अध्याय 11 में एक पीड़ित हूँ, है ना। दूसरे पक्ष की घबराहट देखकर ली जियानेइन को राहत मिली और उसने मन ही मन सोचा कि यह आदमी सचमुच हार गया है। तलवार निकालते समय वह इसी तरह डरा हुआ था। वह राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया और भी ज्यादा प्रभावशाली होता गया। पास खड़ी वो कियान ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उसे रोकना भूल गई। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। यह चू यांग अगर पूरी तरह से हारा हुआ भी होता तो भी ऐसा नहीं होता, है ना। न सिर्फ उसने लड़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वह पूरी तरह से डरा हुआ था और उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए वह उस तरह का व्यक्ति नहीं लगता। अचानक चू यांग चिल्लाया, बचाओ, और फिर जैसे कि डर गया हो उसके पैर लड़खड़ा गए और वह बैठ गया। लेकिन इसी समय ली जियानेइन ने जमीन में एक अजीब से गड्ढे में कदम रखा। जमीन तो समतल थी, लेकिन न जाने कैसे जब ली जियानेइन ने उस पर कदम रखा तो एक गड्ढा बन गया। छेद का आकार और माप ली जियानेइन के पैर के आकार जैसा ही था। उसने अंदर कदम रखा और पाया कि यह आश्चर्यजनक रूप से गहरा था। नीचे की दिशा छेद के प्रवेश द्वार के बिल्कुल विपरीत थी। ली जियानेइन चीखते हुए पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी और उसकी आत्मसंतुष्टि के साथ वह अचानक से चौंक गया। उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके ऊपरी शरीर पर था और इस तीव्र जड़त्व के कारण वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जोरदार टक्कर के साथ उसका टखना ही टूट गया। चू यांग की गहरी दृष्टि और अनुभव से उसने ली जियानेइन की मार्शल आर्ट और चरित्र दोनों में कमजोरियों को तुरंत पहचान लिया। उसने जो जाल बिछाया था वह चाहे कितना भी आसान क्यों न हो, बिल्कुल सही समय पर था। अगर ली जियानेइन बच निकलता तो वह ली जियानेइन नहीं रह जाता। एक झटके के साथ ली जियानेइन जमीन के करीब आगे की ओर झपटा और एक बहुत ही मानक कुत्ते खाने की गंदगी मुद्रा के साथ वह अप्रत्याशित रूप से चू यांग की जांघों के नीचे आ गया। उसकी हरकतें बहुत तेज और सहज थी। चू यांग भी इस समय भयभीत हो गया और बैठ गया, जिससे उसका अपेक्षाकृत मोटा नितंब ली जियानेइन की गर्दन पर मजबूती से आ गया। ली जियानेइन फिर से चिल्लाया और एक प्लॉप ध्वनि के साथ उसने अपना मुंह खोला और कीचड़ में जोर से काट लिया। जब लोग चीखते हैं तो उनका मुंह आमतौर पर बहुत ज्यादा खुल जाता है। ली जियानेइन, जो बिगड़ैल और दर्द से बेहद डरी हुई थी, ने स्वाभाविक रूप से अपना मुंह और भी ज्यादा खोल दिया, जिससे उसके लगभग 30 दांत बाहर आ गए। कीचड़ का यह घोट इतना ठोस था कि संभवतः मेरे गले का आधा हिस्सा अवरुद्ध हो गया था। चू यांग ली जियानेइन की गर्दन पर बैठ गया, अपनी गर्दन सीधी की और अपना चेहरा ऊपर उठाया। जोर से चिल्लाया, यह बहुत दर्द कर रहा है, यह मेरे नितंब को बहुत दर्द कर रहा है। ली जियानेइन, जो अब लगभग आधा मर चुका था, चीखने की सबसे ज्यादा संभावना थी। लेकिन ली जियानेइन के एक शब्द भी बोलने से पहले ही यह आदमी, जिसे कोई चोट नहीं लगी थी, सचमुच पागलों की तरह चीख पड़ा। यदि चीख की गंभीरता के आधार पर चोट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जाए तो चू यांग की चोट ली जियानेइन की तुलना में 10 गुना अधिक गंभीर होनी चाहिए। बगल में बैठी वो कियान ने सदमे में अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन यह अभी भी अवास्तविक लग रहा था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सकी और अपनी आंखें फिर से रगड़ ली। जो कुछ हुआ वह इतनी तेजी से और अचानक हुआ, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती सब खत्म हो गया। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा परिणाम क्यों आया, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। जो इतना घमंडी और अहंकारी था वह अब करा भी नहीं सकता था, जबकि जो पीछे हटता जा रहा था वह दर्द से चीख रहा था। वो कियान कितनी भी होशियार क्यों ना हो, वो तो बस 17-18 साल की लड़की थी। उसके रसीले होंठ बड़े हो गए, उसकी प्यारी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी पतली उंगलियां फैला दी जो कांप रही थी और वो बोल नहीं पा रही थी। मैं अवाक हूँ, यह कैसे हो सकता है। इतनी चिकनी जमीन पर इतना अजीब सा गड्ढा कैसे बन गया और ली जियानेइन इतना बदकिस्मत कैसे हो गया कि उसमें पैर रख दिया। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं लगता। छोटे भाई ली के हुनर और फुर्ती के बावजूद वह इतनी बुरी तरह कैसे गिर गया। इस समय चू यांग दर्द से करा उठा, अपनी कमर पकड़े हुए और खड़े होने के लिए संघर्ष करता हुआ। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल था। मैंने अभी उसे घायल नहीं देखा था। वो कियान उलझन में था, लेकिन फिर भी दौड़ा। जूनियर भाई चू, हिलना मत, मैं आपकी मदद करूंगा। अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि चू यांग ने एक और लंबी दयनीय चीख निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कमर इतनी बुरी तरह मुड़ गई हो कि वह खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। उसने बस अपनी गांड ऊपर उठाई, लेकिन अचानक फिर से बैठ गया। वो फिर से मेरी गर्दन पर बैठ गया, ठीक उसी पोजीशन में जैसे पहले था, इस बार तो और भी ज्यादा बेरहमी से। नीचे खड़े ली जियानेइन ने आखिरकार उस आदमी के नितंब ऊपर उठाने का इंतजार किया। जैसे ही उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सांस लेने के लिए ऊपर देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि जो नितंब अभी नीचे गिरा था वह फिर से जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर जाएगा। कश, यह बहुत दुखद था। ली जियानेइन का सिर, जो अभी ऊपर उठा था, एक बार फिर जमीन में धंस गया। एक तेज दरार की आवाज हुई। शुक्र है कि यहाँ ज्यादा चट्टाने नहीं है, वरना मुझे सच में नहीं पता क्या होता। फिर भी मेरी नाक का पुल टूट गया है। वो कियान ने अभी अपना हाथ बढ़ाया ही था कि वह फिर से जम गई। उसका शरीर अभी भी आगे की ओर झुका हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था। बेचारी लड़की, उस पर उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो जमीन पर 2 लोग थे। चू यांग दूसरे आदमी की गर्दन पर बैठ गया, दर्द से चीख रहा था और अपनी कमर जोर से मरोड़ रहा था। उसने ली जियानेइन की गर्दन लगभग गांठ की तरह मरोड़ दी थी। नीचे ली जियानेइन ने अपना मुंह खोला और पाया कि उसका मुंह मिट्टी में धंसा हुआ था। वह चीख तो नहीं सका, बस उसके गले से वू की एक धीमी कराह निकल सकी। उसका गला मिट्टी से जाम था और आवाज नहीं निकल पा रही थी। दाहिना पैर अभी भी टखने से संकरे गड्ढे में था, जबकि जमीन पर जो पैर थे वे जमीन के समानांतर थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह पूरी तरह से कैसे टूट गया था। मेरा टखना इतनी तेजी से फूल गया कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था, मानो कोई गुब्बारा हो। दूसरा पैर बेतरतीब ढंग से हिल रहा था, मरोड़ रहा था और ऐंठन हो रही थी। एक लंबे विराम के बाद वो कियान चू यांग को उठाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। चू यांग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था और वह शिकायत करता रहा, वरिष्ठ बहन वू, देखिए, यह ली जियानेइन हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है ना। संप्रदाय में शिष्यों को आपस में लड़ने की सख्त मनाही है और ली जियानेइन तो मुझे मारना चाहता था।
मेरी जिंदगी अभी उसकी मर्जी पर निर्भर थी। खुशकिस्मती से मैं भाग्यशाली था। वरिष्ठ बहन हूँ, आप मुझे मारने तो नहीं आई थी, है ना? यह कहते हुए चू यांग अचानक सतर्क हो गया, मानो किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसने वो कियान को डरते हुए देखा और जल्दी से बोला, वरिष्ठ बहन हूँ, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। यह दिन के उजाले में खुलेआम वो कियान के सुंदर चेहरे पर 3 गहरी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यह आदमी ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसका बलात्कार होने वाला हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम यहाँ केवल मेरे पिता के आदेश पर अंकल मेंग को एक संदेश देने के लिए आए हैं, जिसमें उनसे कुछ चर्चा करने के लिए आने के लिए कहा गया है। वो कियान ने अपने माथे पर थपथपाया और आंखें घुमाते हुए अवाक हो गई। फिर उसे इस यात्रा का उद्देश्य याद आया। लेकिन मुझे डर लग रहा है। चू यांग वो कियान पर झुक गया। उसका शरीर डर से लंगड़ा रहा था। उसका पूरा वजन उस पर टिका हुआ था। वह रोता रहा, मेरे पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है और मेरी मार्शल आर्ट की कला भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं संप्रदाय में सबसे नीचे हूँ। जुयुन शिखर और सुन शिखर पर आपके बहुत सारे शिष्य हैं। क्या होगा अगर मैं आपको नाराज नहीं कर सकता? नहीं, वो कियान ने दिलासा देते हुए कहा, यह मामला गंभीर नहीं है। बेचारी बच्ची को पता ही नहीं था कि छोटे भाई ली का पैर और नाक टूट गई है। अब वह जमीन पर पड़ा है और उसके बचाने का इंतजार कर रहा है। तो अगर संप्रदाय कभी मुझे किसी काम के लिए बुलाए, सीनियर सिस्टर हूँ, तो आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा और निष्पक्ष रूप से गवाही देनी होगी। चू यांग ली जियानेइन के दर्द को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के इरादे से समय लेने की कोशिश करता रहा। उसने विनती की, आपने अभी जो कुछ भी हुआ शुरू से अंत तक देखा। यह ली जियानेइन आया और मेरे गुरु को डांटा, है ना? फिर मैं चला गया और उसने मुझे हारा हुआ कहा, है ना? फिर वह मुझसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता था और मैंने अपनी हार मान ली और लड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह मुझे मारना चाहता था, है ना? उसने इतनी तेज चमकदार जानलेवा तलवार निकाली, हे भगवान! उसने मेरा लगातार पीछा किया, है ना? उसने मुझे लगभग मार ही डाला था, है ना? उसने कई सवाल पूछे। उसका लहजा दयनीय लेकिन प्रेरक था। वो कियान ने स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों को समझा और उन्हें याद करने लगी। एक के बाद एक दृश्य याद करती हुई बार बार और अनजाने में सिर हिलाती रही। चू यांग ने जो कहा वह अटल सत्य था, बिल्कुल सही। वह असंतुष्ट महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यह ली जियानेइन, यह तो बहुत ज्यादा है। अध्याय 12, पीड़ित और मूर्ख। पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। अन्य बातों को एक तरफ रखते हुए अंकल मेंग का अपमान करना भी एक गंभीर अपराध होगा यदि इसकी रिपोर्ट की जाए। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह वास्तव में अपनी तलवार निकालना चाहते थे और अपने साथी शिष्य को मारना चाहते थे और वास्तव में इसे कार्यान्वित भी करना चाहते थे। चू यांग ने भय के साथ अपने माथे से पसीना पोंछा। सौभाग्य से वह खुद ही नीचे गिर गया। वरना सीनियर सिस्टर हूँ, वरना मैं। उसने यही रुककर वो कियान को दयनीय दृष्टि से देखा। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, वह खुद ही गिर गया, वरना वह तुम्हें मार डालेगा। बेचारी छोटी लड़की आसानी से जाल में फंस गई और चू यांग के अधूरे शब्दों को जारी रखा, यह सही है। चू यांग ने जोर से ताली बजाई और जोर से पाक की आवाज निकाली। उसने बड़े संतोष के साथ कहा, मानो उसने भी दूसरे नायकों की तरह वही देखा हो। वरिष्ठ बहन वो अभी भी बहुत स्पष्टवादी है, सही गलत निष्पक्ष और न्यायपूर्ण देख सकती है और उनकी नजर तेज है। वो कियान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे यह भी लगा कि सामने वाला सही था। उसने असमंजस में सिर हिलाया और लगातार तारीफें सुनकर उसे थोड़ी खुशी हुई, हालांकि वह अभी भी एक छोटी बच्ची थी। इस समय ली जियानेइन ने आखिरकार गहरे मिट्टी के गड्ढे से अपना सिर उठाया। वह घायल तो था पर बेहोश नहीं था। उसने कुछ ही शब्दों में साफ साफ सुन लिया कि चू यांग शिकार बन गया है। वह इतना गुस्से में था कि खून थूकते थूकते उसकी जान ही निकल गई। लेकिन उसके गले में अभी भी मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा फंसा हुआ था और वह चाहकर भी खून नहीं थूक पा रहा था। उसने भयंकर दर्द सहा और अपनी उंगलियों से मुंह की मिट्टी निकाली। गले में फंसी मिट्टी जिसे वह थूक नहीं पा रहा था के लिए उसने बहुत देर तक अपनी सांस रोक रखी थी। उसने हिम्मत जुटाई, गर्दन को तानकर उसे निगल लिया। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अगर मिट्टी नहीं हटाई जाती तो ली जियानेइन दम घुटने से मर जाता। चू यांग और वो कियान असहाय होकर देखते रहे कि ली जियानेइन की गर्दन लंबी होती जा रही है। जैसे कोई छोटा सा सांप पूरा अंडा निगल रहा हो, वैसे ही उसकी गर्दन के बीचों बीच एक बड़ा उभार धीरे धीरे नीचे उतरता गया। आखिरकार एक गुर्राहट की आवाज के साथ वह गायब हो गया और उसकी गर्दन अपने मूल आकार में वापस आ गई। वे दोनों अपनी आंखें फाड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाए और निगल गए। यह भयानक है। कफ। ली जियानेइन ने आखिरकार मुंह में खून और कफ थूक दिया और धौंकनी की तरह हाँफने लगा। घुटन की बेचैनी ने उसे कुछ देर के लिए अपने टूटे पैर को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। खैर, इसे एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक मेरे पैरों और चेहरे में तेज दर्द हुआ। मैंने अपने पेट में रेत, पत्थर और मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा निगल लिया और दस्त की वजह से मेरे पेट और आंतों में दर्द से जलन होने लगी। इस समय ली जियानेइन की इच्छा थी कि वह बस मर जाए। मैंने सचमुच अनुभव किया कि अत्यधिक पीड़ा में रहने का क्या अर्थ होता है। मैं गाली देना चाहता था, लेकिन एक क्षण के लिए मैं सांस नहीं ले सका। थोड़ी देर बाद ली जियानेइन ने आखिरकार अपना सिर उठाया और चू यांग को गुस्से से घूरा। चू यांग, रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस जन्म में मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। ओह! बोलते बोलते उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह अपनी प्रेमिका के सामने अपनी कठोरता दिखाना चाहता था, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। चू यांग कांप उठा। वरिष्ठ बहन वो, इसे देखो, इसे देखो। वो कियान ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो जूनियर भाई चू, मैंने पूरी घटना देखी है। मैं तुम्हारे लिए चीजें कैसे मुश्किल बना सकता हूँ। जूनियर भाई ली बस गुस्से में थे, तुम्हें इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। जमीन पर लेटे हुए ली जियानेइन के गले से दो अजीब सी वो की आवाजें निकली। उसने आंखें घुमाई और अविश्वास से वो कियान को देखा और आखिरकार टूट गया। क्या तुमने सब कुछ देखा? क्या देखा? मुझे तो लगभग मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आह! इस समय वो कियान को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और बोली, जूनियर ब्रदर ली, आपके पैर। फिर वह फिर से चौंक गई। आपकी नाक। ली जियानेइन फूट फूट कर रोने लगी और अपना सिर जमीन पर पटकने लगी।
माँ, आखिरकार आपने ध्यान दिया। मैं कितनी दयनीय हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है और मैं विकलांग हो सकती हूँ। भावनाओं से अभिभूत होकर वह सचमुच सिसकने लगी। तियानवेलू का उभरता सितारा, दूसरे नंबर का बेटा, सचमुच सबके सामने रो पड़ा। इस घटना ने वो कियान को, जो जाने ही वाली थी, थोड़ा उलझन में डाल दिया। उसने अपनी प्यारी आंखें झपकाई। सचमुच उलझन में? क्या वाकई दर्द होता है? क्या ऐसा होना वाकई जरूरी है? हम मार्शल आर्ट की दुनिया के वो लोग हैं जो खून बहाते हैं, आंसू नहीं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ली जियानेन सचमुच उदास थी और उसके साथ अन्याय हुआ था, साथ ही असहनीय दर्द भी था। दरअसल अवसाद का सबसे बड़ा स्रोत वो कियान था। तभी बांस के जंगल में सरसराहट की आवाज आई और दो लोग तेजी से दौड़े। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? हो चुयांग, क्या हुआ? शी कियानशान और तान तान ही आए थे। जब दोनों ने दरवाजे के सामने अराजक दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। बड़े भाई, आपको मेरे लिए फैसला लेना होगा, चुयांग गुस्से से चिल्लाया। वह पहले से तैयार ढाल का इस्तेमाल कैसे न कर सकता था? दोष को टालने का यही सही मौका था। सबको कुत्ते बिल्ली का खेल देखना पसंद था। अभी अभी मैं लगभग मारा ही गया था। हमारे दरवाजे पर यह आदमी अंदर आया और मास्टर को गालियां देने लगा, फिर हमें निकम्मा कहने लगा। शी कियानशान का चेहरा अचानक काला पड़ गया। अपनी साजिशों के बावजूद शी कियानशान अछूता नहीं रह सकता था। अगर कोई उसके गुरु का अपमान करे और वह उदासीन रहे तो वह संप्रदाय में कैसे टिक पाएगा? इसके अलावा शी कियानशान अहंकारी था। उसे लगता था कि उसकी साजिशें और मेहनत युवा पीढ़ी से बेजोड़ हैं। वह हमेशा संप्रदाय का सबसे बड़ा भाई बनने की कोशिश करता रहा था और अब उसे असफल कहा जा रहा था। यह असहनीय है। सच में शी कियानशान का चेहरा उदास था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और उसने ये दो शब्द बड़े शान से कहे। उसमें गुस्से के बिना डर का भाव था। जब वो कियान ने सुना कि चीजें हाथ से निकलने वाली है तो वह जल्दी से खड़ी हो गई और झुककर बोली, भाई शी, यह हमारी गलती है। कनिष्ठ भाई ली युवा और मुखर हैं। मुझे आशा है कि भाई शी शांत हो जाएंगे और हम साथी शिष्यों के बीच सद्भाव को नुकसान पहुंचाने से बचेंगे। वो कियान के शब्द बहुत विनम्र और व्यवहार कुशल थे। ऐसा कहकर उसका मतलब था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन साथ ही उसके शब्दों ने ली जियानेन के अपराध की पुष्टि भी कर दी। शी कियानशान की आंखें चमक उठी जब एक खूबसूरत चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ। वह लालच भरी नजरों से उसे देखे बिना नहीं रह सका और गंभीरता से बोला, यह जूनियर सिस्टर वू निकली। चूंकि जूनियर सिस्टर वू ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यह कहने के बाद वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जैसे ही वो कियान खड़ी हुई, ली जियानेन, जिसे उसने अभी अभी धक्का था, प्रकट हो गया। शी कियानशान ली जियानेन को रोते हुए, उसके चेहरे पर खून से लथपथ, दयनीय और मौत से भी बदतर हालत में देखकर हैरान रह गई। ये आदमी कौन है? ये अभी भी रो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है और इसे शर्मिंदगी का जरा भी डर नहीं है। अरे, किसे धमकाया जा रहा है? चुयांग को फिर से देखने पर धूल से सने और अस्त व्यस्त दिखने के अलावा उसमें मूलतः कुछ भी असामान्य नहीं था। दरअसल चुयांग के शरीर पर लगी धूल भी गोल्डन ब्लड जेंटियाना को खोदने से ही थी। क्या इस व्यक्ति को चुयांग ने घायल किया होगा? शी कियानशान अपने सामने खून से लथपथ, चमड़ी उधेरे हुए सुअर के सिर जैसी दिखने वाली आकृति को ली जियानेन नहीं पहचान पाया। वह बस उलझन में था, लेकिन उसके शब्दों, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ने परेशानी खड़ी कर दी। शी कियानशान, तुम अब भी यही करना चाहती हो? जाओ अपने चाचा के पीछे। ली जियानेन खांसते हुए गुस्से से खून की उल्टी करते हुए गालियां देने लगा। भाड़ में जाओ शी कियानशान, भाड़ में जाओ अपने चाचा के पीछे। मैं तुम कमीनों को इस जिंदगी में कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। इतने गहरे अपमान और ऐसी चोटों से जिनसे वह शायद कभी पूरी तरह उबर न पाए, ली जियानेन का दिल पहले से ही नफरत से भर चुका था। सिर्फ चुयांग ही नहीं, बल्कि जिजू गार्डन का हर कोई उसका जानलेवा दुश्मन था। यहाँ तक कि मेंग चाओरान भी शामिल है। यदि उन्होंने मुझे ऐसा शिष्यत्व न सिखाया होता तो मैं ऐसा कैसे हो सकता था? तुम मुझे जाने नहीं दोगे। शी कियानशान का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ तुम? क्या तुम्हारे पास ऐसी योग्यताएं हैं? जब भी तुम आओगी, मैं शी कियानशान तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, अगर तुमने एक बार आने की हिम्मत की तो मैं शी कियानशान तुमसे एक बार लड़ने की हिम्मत करूंगा। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं शी कियानशान लोगों को मारने से नहीं डरता। जब उन्होंने अंतिम वाक्य कहा तो उन्हें लगा कि उन्होंने जो कहा वह बहुत शक्तिशाली और हास्यपूर्ण था और वे 2 बार हंसे। शी कियानशान कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है, उसके ऐसा कहने का कोई कारण अवश्य होगा। तियानवाइलों में चुयांग का साधना स्तर उसके साथियों में सबसे निचले स्तर पर था और उसके सामने वाले लड़के को तो चुयांग ने ही पीट पीट कर इस हालत में पहुंचाया था। तो फिर यह आदमी कितना बुरा है? यहाँ तक कि अगर ऐसे 100 लोग भी होते तो एक की तो बात ही छोड़िए, शी कियानशान को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसके अलावा मैं जूनियर सिस्टर वो के सामने अपनी वीरता और छवि भी दिखा सकती हूँ। क्यों नहीं? अध्याय 13, मुसीबतों की नदी पूर्व की ओर बहती है। शी कियानशान के यह कहने के बाद वह बस एक सुंदर और अलग थलग व्यक्ति बनकर वो कियान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि वो कियान उसे घूर रही थी। क्या यह आदमी बीमार है? यह देखते हुए कि इस मामले को अस्थायी रूप से टाला जा सकता है, इसने इतनी निर्णायक बात कही। ली जियानेन, क्या वह ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके? और तो और ली जियानेन के भी एक पिता थे। उनके पिता उनके दूसरे चाचा थे, तियानवाई टावर में एल्डर्स पवेलियन के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। आपके स्वामी अंकल मेंग केवल 10वें हैं। शी कियानशान की बातें सुनकर ली जियानेन के खून से सने और टूटे हुए चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। शी कियानशान, क्या तुमने यही कहा था? बकवास। शी कियानशान ने सच्चाई से कहा, चुयांग मेरा कनिष्ठ साथी प्रशिक्षु है। चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुम मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। शी कियानशान। चुयांग ने मन ही मन सोचा, ठीक कहा शी कियानशान, तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। लेकिन उसने भावुक होकर कहा, बड़े भाई, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतनी परेशानी दी। इसे कहते हैं वाक्य को पूरा करके आगे की परेशानी से बचना। हम। शी कियानशान ने लापरवाही से हाथ हिलाया और गर्व से बोला,
छोटे भाई चू, आप क्या बात कर रहे हैं? हम भाइयों के बीच मुसीबत की बात कैसे कर सकते हैं? उसने एक नाखुश चेहरा भी बनाया, मानो चू यांग उसे इस मुसीबत से निपटने न देकर उसे नीचा दिखा रहा हो। टैन टैन, जो एक तरफ खड़ा था, स्वाभाविक रूप से इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगा रहा था कि चू यांग उसके साथ मजाक कर रहा है। वह इतना भावुक हो गया कि लगभग रो पड़ा। उसने सिसकते हुए भारी नाक से कहा, बड़े भाई, वो आप बहुत दयालु हैं। तान तान, तुम्हारे लिए भी यही बात लागू होती है। तुम मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भी हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं, तुम्हारा भाई, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आ जाऊंगा। शी कियानशान ने स्नेह से कहा, तुम्हारे वरिष्ठ प्रशिक्षु होने के नाते मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हें हवा और बारिश से बचाना होगा, वरना क्या इतने सालों से हमारा भाईचारा सब झूठा है? धर्मी, वफादार, जिम्मेदार, दुनिया में कौन सी औरत ऐसे आदमी को पसंद नहीं करेगी? वो कियान कियान, आप अपवाद कैसे हो सकते हैं? शी कियानशान के चेहरे पर गंभीरता और ईमानदारी थी, लेकिन उसने चुपके से वो कियान कियान की ओर देखा और बहुत गर्व महसूस कर रहा था। इस समय चू यांग अराजकता की उम्मीद करते हुए चिल्लाया, हाँ, हमारा वरिष्ठ भाई यहाँ है और आप मुझे धमकाना चाहते हैं? वह हमारे तियानवाई टॉवर की युवा पीढ़ी का सबसे अच्छा स्वामी है। जूनियर भाई चू, चुप रहो। शी कियानशान ने भौहें चढ़ाई और जल्दी से उसे रोका, फिर विनम्रता से कहा, जूनियर भाई चू, आपको मेरी अंधभक्ति करनी चाहिए, लेकिन आपको ऐसी बातें लापरवाही से नहीं कहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुसीबत मुंह से निकलती है। मैं नंबर 1 विशेषज्ञ होने का दावा कैसे कर सकता हूँ? मेरे सामने यह जूनियर बहन, वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शी कियानशान ने गंभीरता से शिक्षा दी और विनम्रता से बात की, लेकिन उनका दिल हल्का महसूस कर रहा था और यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी हल्की लग रही थी। तुम्हारे लिए मेरी हमेशा की कोशिशें सार्थक रही। उस निर्णायक क्षण में तुमने सचमुच मुझे सम्मान दिया। युवा पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ गुरु, ये शब्द स्वाभाविक रूप से जूनियर भाई चू की मेरे प्रति अंध प्रशंसा मात्र है, लेकिन इससे मेरी प्रतिष्ठा का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा मैंने स्थिति का लाभ उठाया और जूनियर सिस्टर वो की चापलूसी की, जिससे न केवल मेरा आकर्षण दिखा, बल्कि मैंने उनका पक्ष भी जीत लिया। शी कियानशान लगभग कल्पना कर सकता था कि वो कियान कियान उसकी ओर आकर्षित थी। शी कियानशान अपनी खुशी में इतना मग्न था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कियान कियान ने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से ली जियानेइन के घाव पर पट्टी बांध दी। उसके चेहरे का भाव और भी ज्यादा भद्दा होता गया। यह मामला बहुत गंभीर हो गया है। मेरे पास अपने पिता को इसकी सूचना देने और उन्हें इसका हल निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है। ओह, ये सब शी कियानशान की गलती है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम बस हीरो बनने का नाटक कर रहे हो। अब ये तो बढ़िया है, ली जियानेइन जब वापस आएगा तो जरूर इसे बड़ा चढ़ाकर बताएगा और ये जिजू गार्डन और सोन पीक के बीच एक बड़ा विवाद बन जाएगा। खासकर जब अंकल ली अपने बेटे के लिए इतने रक्षक हैं, तो अपने ही बेटे की इस तरह पिटाई के बाद वे इसे कैसे छोड़ सकते थे? हाय, मूल रूप से यह सिर्फ चू यांग का मामला था। इस मामले की सूचना देने के बाद जब तक अंकल मेंग और अन्य लोग वहाँ थे, वे अंकल ली की इज्जत बचाने के लिए चू यांग को हल्की सजा दे सकते थे और मामला खत्म हो जाता था। लेकिन शी कियानशान का आगमन एक प्रचंड तूफान, गरज और बिजली की तरह था और उसने बस कुछ ही शब्दों में स्थिति को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से वापसी असंभव थी। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि असली अपराधी चू यांग अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। शी कियानशान ने बहादुरी से सब कुछ अपने कंधों पर उठा लिया था। ली जियानेइन शायद चू यांग से उस समय शी कियानशान से कम नफरत करता है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारा तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर तुम इसमें क्यों दखल दे रहे हो? हिस हे हिस। ली जियानेइन दर्द से हौंफने लगा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, शी कियानशान, याद है तुमने आज क्या कहा था? बड़ी बहन, चलो। ली जियानेइन काफी मजबूत थी, एक पैर पर उछल पड़ी। उसने शी कियानशान को नाराजगी भरी नजर से देखा और खुद को वहां से जाने के लिए मजबूर किया। उसने चू यांग की ओर देखा तक नहीं। आखिरकार सबसे पहले मैं ही गलत था, चू यांग नहीं। इसके अलावा मैं ही था जो गलती से गड्ढे में चला गया था और मेरा पैर टूट गया था, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि इसका उसे कोई लेना देना है। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अब से चू यांग से चुपके से निपट लूं। लेकिन ये शी कियानशान, अगर मैं इसे नहीं मार पाया तो सच में मेरा नाम ली नहीं रहेगा। यहाँ तक कि वो कियान कियान भी घटनाओं के इस मोड़ से चक्कर खा रहा था। इसमें शामिल व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन वही निर्दोष व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी बन गया और यह एक बड़ी समस्या है। कृपया सीनियर भाई शी से कहिए कि वे अंकल मेंग को बता दें कि मेरे पिता ने उन्हें कुछ समय के लिए जियोन पीक जाने के लिए कहा है। वो कियान कियान ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह इस मामले को सीधे नहीं संभाल सकती, इसलिए उसने अलविदा कह दिया। जूनियर सिस्टर वू, आप बहुत विनम्र हैं। मास्टर अभी एकांतवास में हैं। जैसे ही वे बाहर आएंगे मैं उन्हें रिपोर्ट कर दूंगी। शी कियानशान ने विनम्रता से झुककर कहा, जूनियर सिस्टर, आप बहुत कमजोर हैं। आपके लिए इस जूनियर भाई को वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। खैर, तान तान, आप इस जूनियर भाई को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएं और सुनिश्चित करें कि वह सुरक्षित रूप से सोन चोटी पर वापस पहुंच जाए। टैन टैन मान गई और चली गई। वो कियान कियान ने भी शी कियानशान और चू यांग को अलविदा कहा। शी कियानशान का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए मुड़ी। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, मानो वह सचमुच श्रद्धांजलि दे रही हो। शी कियानशान से अभी बात करना मानो किसी मरे हुए इंसान से बात करने जैसा हो। शी कियानशान ने चौराहे पर तीनों आकृतियों को गायब होते देखा और खुद को मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने आज वो कियान कियान पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। चू यांग की अभिव्यक्ति सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में उपहास का भाव था। एक छाप तो जरूर छोड़ी गई, लेकिन जो छाप आपने छोड़ी वह बस। आज की घटना के लिए बड़े भाई का धन्यवाद, चू यांग ने बहुत ही गंभीर भाव से कहा, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। कोई बात नहीं, शी कियानशान ने ईमानदारी से कहा। जूनियर भाई चू, इस आदमी का नाम क्या है? क्या आप इसे जानते हैं? चू यांग ने कहा, पता नहीं, अब तुम्हें बस उसका नाम पूछना याद आया। मुझे पता है उसका नाम ली जियानेइन है और वह दूसरे चाचा ली जिनसोंग का जैविक पुत्र है और इकलौता बेटा तियानवाई टॉवर का एक सदस्य, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। खैर, अगर मुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं। शी कियानशान ने तिरस्कार से नाक भान से कोड़ी और ताइशान पत्थर के खंजर से कहा, यह आदमी कमजोर है और कोई बड़ा निशानेबाज नहीं है।
इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बदला लेना भी चाहो तो मुझे लगता है कि वह किसी को आकर्षित नहीं कर पाएगा। मेरे भाई मुझे शी कियानशान ऐसे हारे हुए इंसान के लिए नाराज नहीं करेंगे। छोटे भाई चू, तुम निश्चिंत रहो। चू यांग ने सिर हिलाया और बार बार उसे धन्यवाद दिया। दोपहर तक तंतनर, जो किसी को विदा करने गया था, धूल से सना हुआ, घबराया हुआ और डरा हुआ वापस नहीं आया। जब तान तान वापस आया तो शी कियानशान एक छोटी सी धुन गुनगुना रहा था, एक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहा था और आंगन में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। तलवार हल्के से नाच रही थी और जोश और स्फूर्ति से भरी हुई हवा में ऊंची उड़ान भर रही थी। चू यांग अपने कमरे में पालथी मारकर बैठा था और हर पल अपने कौशल को निखारने में लगा रहा। सफलता की कुंजी सिर्फ ताकत ही थी। चू यांग साधना के लिए एक पल भी नहीं छोड़ता था। अध्याय 14। इसका मुझसे क्या संबंध है? पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। शी कियानशान तुरंत उछलकर चू यांग के कमरे की ओर बवंडर की तरह दौड़ा। उसने जोर से दरवाजा खोला। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा क्रूर था। चू यांग, मुझे फंसाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शी कियानशान का हमेशा का शालीन व्यवहार कब का गायब हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थी। वह बेहद गुस्से में था। बड़े भाई, आपको यह कहां से मिला? चू यांग ने शांति से सांस छोड़ी, सांस लेना समाप्त किया और अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। टैन टैन भी अंदर आया और जल्दी से सलाह दी। बड़े भाई, दूसरे भाई को भी इन चीजों के बारे में पता नहीं है। बकवास। शी कियानशान हताशा में दहाड़ा। आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझाते? वह व्यक्ति ली जियानेइन है। आप मुझे इस तरह कैसे फंसा सकते हैं? शी कियानशान इतना दुखी था कि लगभग रो पड़ा। उसने ऐसा कौन सा पाप किया था? उसे पता भी नहीं चला कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गया। यह तो सचमुच ऐसा था जैसे लेटे हुए भी उसके चेहरे पर गोली लग गई हो। मुझे तो सचमुच लेटे हुए भी गोली मारी जा रही है। चू यांग मासूमियत से चिल्लाया। उसे बहुत बुरा लग रहा था। बड़े भाई, इसका मुझसे क्या लेना देना? शी कियानशान ने जब यह सुना तो उसकी नाक गुस्से से अचानक टेढ़ी हो गई। उसकी आंखें अचानक धुंधली हो गईं और उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। इस अपराधी को, जो सबसे बड़ा शिकार था, अपने सामने चिल्लाते हुए सुनकर इसका मुझसे क्या लेना देना, उसका दिल सचमुच कांप उठा। अगर तुम न होते तो मैं ली जियानेइन को क्यों डांटता? अगर तुम ली जियानेइन की नफरत न भड़काते तो बात यहाँ तक कैसे पहुंचती? अगर तुम इतनी गड़बड़ी न करते तो मैं इतना उलझ कैसे जाता और इतनी खतरनाक स्थिति में कैसे फंस जाता? अब आप अपराधी सजा से मुक्त हैं, जबकि मैं एक निर्दोष व्यक्ति उनका कट्टर दुश्मन बन गया हूँ। अब आप वास्तव में कह रहे हैं इसका मुझसे क्या लेना देना है? इसका आपसे क्या लेना देना है? शी कियानशान भारी सांस ले रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसका पेट शब्दों से भरा हुआ था और वह इतना गुस्से में था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। चू यांग ने द्वेष से अपनी छाती को धड़काते हुए देखा। सोचा कि अगर किसी औरत की छाती इस तरह ऊपर नीचे हो रही हो तो देखने में बहुत मजा आएगा, लेकिन यह आदमी तो किसी भी खूबसूरती के साथ ऊपर नीचे नहीं हो सकता। क्या नाकामी है। हाँ बड़े भाई, इसका दूसरे भाई से क्या लेना देना है? तन तन ने सिर खुजाते हुए ईमानदारी से कहा। हम सब उस समय वहाँ मौजूद थे और दूसरे भाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप बड़े भाई इतने नेक और बहादुर थे कि आप हमारी रक्षा के लिए आगे आए। हम दोनों इतने आभारी हैं कि हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं बड़े भाई? टैन टैन के शब्द दिल से निकले थे। शी कियानशान की प्रशंसा भी सच्ची थी। उसे अपने बड़े भाई से सचमुच बहुत लगाव था, लेकिन शी कियानशान को ये शब्द अत्यंत कड़वी विडंबना लग रहे थे। एक नेक इंसान, तुम्हारे लिए खड़ा होना, तुम्हें हवा और बारिश से बचाना, ये तो बेतुका है। तुम खुद को क्या समझते हो? शी कियानशान का शरीर 2 बार लड़खड़ाया। उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसने मुंह खोला पर कोई शब्द नहीं निकला। उसका चेहरा जिगर जैसा लाल हो गया। उसका सिर गुस्से से भिन्न रहा था और एक पल के लिए उसे मानो तारे ही नजर आ रहे थे। एक गहरी खर्राटों के साथ शी कियानशान उदास चेहरे और आस्तीने लहराते हुए बाहर चला गया। उसने आंगन से अचानक खांसी की आवाज सुनी, उसके बाद लड़खड़ाने की आवाज जो धीरे धीरे धीमी पड़ गई। अगली सुबह जब तन तन बाहर गया तो उसने देखा कि झाड़ियों में किसी ने खून की उल्टी की है। बदबू बहुत तेज थी। बेचारा तन तन कई दिनों तक इस घटना से परेशान रहा। खून की उल्टी किसने की? कितना अजीब है। चू यांग ने शी कियानशान को जाते हुए देखा। उसकी आंखें अंतहीन बर्फ और हिम से भरी थी। शी कियानशान दुष्ट और षड्यंत्रकारी था। वह जहरीले सांप की तरह चालाक और षड्यंत्रकारी भी था। ऐसे व्यक्ति को जल्दी मर जाना चाहिए था, लेकिन चू यांग शी कियानशान को जल्दी मरने नहीं देना चाहता था। सबसे पहले शी कियानशान से चू यांग कई ऐसी चीजें सीख सका जो उसके पास नहीं थी, जैसे कपट, दुष्टता, सहनशीलता, षड्यंत्र और चालाकी। ये सभी गुण चू यांग में पिछले जन्म में नहीं थे, लेकिन यह कहना होगा कि हालांकि ये गुण निम्न श्रेणी के माने जाते हैं, इस दुनिया में जहाँ बलवानों का सम्मान किया जाता है, ये दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अपरिहार्य गुण है। एक सच्चे आदमी को जब आवश्यक हो निर्दयी होना चाहिए, जब आवश्यक हो निर्दयी होना चाहिए, जब आवश्यक हो चालाक होना चाहिए और जब आवश्यक हो षड्यंत्र और छल का उपयोग करना चाहिए, और उनका उपयोग एक भव्य और विशेष तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये सब आत्मरक्षा के लिए है। अगर आप खुद को ही नहीं बचा सकते तो आपकी महत्वाकांक्षाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे सिर्फ भ्रम ही हैं। राजवंशों में हमेशा से ही वफादार और विश्वासघाती लोग रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, इतिहास में एक स्थायी विरासत छोड़ना बदनाम होने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जो सकारात्मक किरदार इतिहास में अपना नाम छोड़ पाते हैं, वे शायद खलनायकों से कहीं ज्यादा विश्वासघाती होते हैं और उनके दिमाग कई गुना ज्यादा चालाक होते होंगे। दूसरी बात, कुछ बातें ऐसी थी जिनका चू यांग अभी सीधे तौर पर जिक्र नहीं कर सकता था। अगर संप्रदाय को उसकी असली ताकत का पता चल गया तो वह अंतहीन मुसीबत में पड़ जाएगा, खासकर वे जो सबसे बड़े भाई का पद पाने के लालच में थे। अगर उन्हें उसके जैसा मजबूत प्रतिद्वंदी मिल गया तो क्या वह उनका निशाना नहीं बन जाएगा? सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य होने के कारण यदि मेरे पास महाशक्तियां भी होती तो भी मेरी वर्तमान शक्ति को देखते हुए, जो अभी तक विकसित नहीं हुई है, मैं संभवतः दयनीय स्थिति में पहुंच जाता। इनके लिए शी कियानशान का आगे सबसे ऊपर होना ही बेहतर है। जैसे आज सब कुछ शी कियानशान के सिर पर थोप दिया गया है। कितना अच्छा लग रहा है।
ओपेरा गाना बहुत थका देने वाला होता है और ओपेरा देखने की तुलना में यह उतना आरामदायक नहीं होता। चू यांग को भी लगा कि उसमें बहुत सी कमियां हैं। इसके अलावा इस जन्म में वह जो रास्ता अपनाएगा वह निश्चित रूप से उसके पिछले जन्म जैसा नहीं होगा। पिछले जन्म में उसने निर्मम तलवारबाजी का अभ्यास किया था और पहाड़ों पर जाकर ध्यान कर सकता था और सांसारिक दुनिया से दूर हो सकता था, लेकिन इस जन्म में यह संभव नहीं था। इस जीवन में जिस क्षण मैं अपने पिछले जीवन में मृत्यु के कगार पर था, उसी क्षण से मैंने अपने पिछले जीवन से बिल्कुल अलग मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। पिछले जन्म में जो कुछ भी मैंने खोया था और जो कुछ भी अनुभव नहीं किया था, उसे इस जन्म में मुझे फिर से शुरू करना पड़ा। हालांकि मैंने नामात्र का एक नया जीवन जिया था, लेकिन कुछ संवेदनशील बातों या खुद से जुड़ी बातों को याद रखने के अलावा मुझे और कुछ नहीं पता था। मैं अब दुनिया से वैसे नहीं छुप सकता जैसे पिछले जन्म में छुपता था। मुझे नश्वर संसार का थोड़ा थोड़ा अनुभव करना है। इस नश्वर संसार से बाहर निकलकर ही मैं तलवारबाजी के शिखर और स्वर्ग के मार्ग तक पहुंच सकता हूँ। शी कियान शान, बस ऐसे ही धीरे धीरे खेलना, उसे तब तक आगे बढ़ने देना जब तक वो मर न जाए। बुरा भी नहीं है, कम से कम जब ये लक्ष्य मेरे सामने हो तो मैं शांति से देख और योजना बना सकता हूँ। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक ली जियानेइन की चोट का सवाल है, तो यह निश्चित रूप से चू यांग का बिछाया हुआ जाल था, जिसने उसकी गति का अंदाजा लगा लिया था। पीछे हटते हुए उसकी गर्दन पर बैठना भी जानबूझकर किया गया था। हालांकि उसके पास अपने पिछले जन्म जैसी अद्वितीय शक्ति नहीं थी, फिर भी उसकी दूरदर्शिता अभी भी मौजूद थी। उतावले ली जियानेइन से निपटने के लिए जाल बिछाना उसके लिए बहुत आसान था। जू युन पीक अध्ययन कक्ष में संप्रदाय के नेता वू युनलियांग अपनी 3 लटों वाली काली दाढ़ी के साथ शीशम की लकड़ी की कुर्सी पर चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उनके बगल में हरे रंग का चोगा पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा पीला और दाढ़ी मूंछ रहित था और उसका व्यवहार शांत और संयमित था। उसकी आंखों में असीम ज्ञान की चमक थी। यह मेंग यू पीक का नेता, उसका 7वां कनिष्ठ भाई कोंग जिंगफे और तियान वेलो का थिंक टैंक था। वो कियान सामने खड़ी होकर यात्रा की रिपोर्ट दे रही थी। जब उसने जिजू गार्डन समूह की यात्रा, ली जियानेइन की अकारण गंभीर चोट और चू यांग, शी कियान शान और अन्य लोगों, वू युनलियांग और कोंग जिंगफे जो अब तक शांत थे, का जिक्र किया, तो उनके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अध्याय 15 संकट, पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। यह कहना मुश्किल है, वो कियान ने झिझकते हुए अनिश्चितता से कहा। ओह, यह कहना मुश्किल है, कितना मुश्किल? कोंग जिंगफे ने अपनी भतीजी को दिलचस्पी से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। इन तीनों लोगों का प्रदर्शन पिछली अफवाहों से बिल्कुल अलग है, वो कियान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अफवाह है कि शी कियान शान परिपक्व और स्थिर है, अपने आप चीजों को संभालने में सक्षम है और हर चीज को पूरी तरह और त्रुटिहीन ढंग से संभाल सकता है। लेकिन इस बार उसे देखकर सभी बहुत निराश हुए। जहाँ तक हमारे दूसरे शिष्य चू यांग की बात है, अफवाह है कि वह शांत, अंतर्मुखी और एकाकी स्वभाव का है, लेकिन आज उसमें एक छिपी हुई धार दिख रही है। वह डरपोक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह। वो कियान ने एक पल सोचा, सही विशेषण ढूंढने में असमर्थ, इसलिए उसने कहा संक्षेप में, यह व्यक्ति बहुत अजीब है, मैं उसकी असलियत नहीं समझ पा रही हूँ। जहाँ तक हमारे तीसरे शिष्य तान तान की बात है, वह वास्तव में अफवाहों जैसा ही है, बिल्कुल बेसुध। उसकी बात खत्म होते ही दोनों चुप हो गए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं, एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ देर बाद वू युनलियांग उठी, धीरे से दीवार के पास गई, हाथ बढ़ाकर उसे हटा दिया। दीवार पर लगा एक बड़ा सा भित्ति चित्र एक झटके से खुल गया, जिसके नीचे एक कोरा कागज दिखाई दिया। सफेद कागज पर ऊपर से नीचे तक बाईं ओर 40 नामों की एक पंक्ति थी। हर नाम के पीछे लाल पेन से एक सही का निशान था। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम पर 2 निशान थे और पहले और दूसरे स्थान पर रहे 2 लोगों के नाम पर 3 निशान थे। ये 2 नाम थे जू येमिंग और किन मुचांग। ली जियानेइन का नाम 19वें स्थान पर था, जबकि शी कियान शान का नाम 13वें स्थान पर था। हालांकि चू यांग और तान तान के नाम ऊपर सूचीबद्ध नहीं थे। वू युनलियांग ने अपनी कलम उठाई और कुछ क्षण के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने ली जियानेइन के नाम पर लाल रेखा खींच दी, जिससे उसके नाम के 3 अक्षर मिट गए। फिर उसने ध्यान से सोचा और नीचे 2 शब्द लिखे, चू यांग। फिर उसने चू यांग के नाम के बाद जोड़ दिया। फिर वह 2 कदम पीछे हटा, वह सिकोड़ी, एक पल सोचा और फिर अपनी कलम के जोरदार वार से चू यांग का नाम फिर से मिटा दिया, सिर्फ छोड़ दिया। इस मामले में शायद बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। कोंग जिंगफे ने भौहें चढ़ाई। हमारा तियानवाई टावर पहले से ही उथल पुथल में है और अब यह घटना घट गई है और छोटे भाई मेंग को भी इसमें फंसाया गया है। छोटे भाई मेंग को फंसाया नहीं जा सकता। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण जब तक तियान वेलू का नाश नहीं हो जाता, उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं है। वो युनलियांग ने अपना सिर हिलाया, उनका स्वर दृढ़ था। फिर उनका चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, क्या शी कियान शान सचमुच इतना असहनीय है? उनके स्वर में निराशा की झलक थी। हाँ, वो कियान को शी कियान शान के बारे में बहुत बुरा लगा। यह शी कियान शान, जिसकी अक्सर परिपक्व और स्थिर कहकर तारीफ की जाती थी, अपने दिल में एक महामूर्ख थी और वह भी एक अंधी मूर्ख। निराशाजनक। वो युनलियांग ने गहरी आह भरी। दोनों ने इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। जाहिर है कि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिरकार यह सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच का झगड़ा था, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। अब दोनों के चेहरों पर चिंता के भाव थे। जाहिर है कि उन्हें कुछ और ही चिंताएं थी। वो युनलियांग ने अपना हाथ हिलाया और वो कियान समझ गया और चुपचाप पीछे हट गया। अध्ययन में केवल 2 लोग बचे थे। भाई, यह मेरा सुझाव है, कोंग जिंगफे ने संकोच से कहा। जल्दी मत करो, वो युनलियांग ने चिंतित भाव से हाथ हिलाया। कोंग जिंगफे एक पल के लिए चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, हमारा तियानवेलो हमारी पीढ़ी को ही विरासत में मिला है, जो सिर्फ 7वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पहली पीढ़ी के संस्थापक ने इस संप्रदाय की स्थापना की और निचले 3 स्वर्गों के 7 शीर्ष संप्रदायों में शुमार हुआ और शाही करों का आनंद लिया। कितना सम्मान और गौरव। हालांकि दूसरी पीढ़ी ने ग्रेट झाओ के शाही परिवार से नाता तोड़ लिया और हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। हमारे गुरुओं को खोजकर पकड़ लिया गया और उनमें से ज्यादातर मारे गए। अंततः अपने अंतिम वर्षों में दूसरी पीढ़ी के संस्थापक ने अनजाने में शाही परिवार की मदद कर दी और उनके साथ उनका रिश्ता टूट गया।
हालांकि हम स्वस्थ होकर नाइन पीक्स गार्डन में वापस लौट पाए। तीसरी पीढ़ी के सभी बुजुर्ग अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और असाधारण हैं। हमने सोचा था कि हमारा संप्रदाय पुनर्जीवित हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रतिभा के इस उभार ने 9 चोटियों और एक उद्यान के भीतर आंतरिक कला को जन्म दे दिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसमें शिष्यों ने एक दूसरे को मार डाला। तियानवाई टॉवर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उन्होंने केवल अपने शिष्यों के बीच आपसी लड़ाई पर रोक लगाने का एक आदेश छोड़ा। लेकिन अब जूनियर ब्रदर मेंग के बैंगनी बांस के बगीचे के अलावा 9 चोटियां और एक बगीचा पहले से ही संघर्ष और अंतर्धाराओं का अनुभव कर रहे हैं। शिष्यों की अगली पीढ़ी में 10 महान शिष्यों की स्थिति एक और जीवन मरण की लड़ाई होगी। संप्रदाय की शक्ति में एक महत्वपूर्ण कमी देखी जा सकती है। हमारा तियानवेलू अब एक शीर्ष संप्रदाय से गिरकर दूसरे दर्जे का संप्रदाय बन गया है। कोंग जिंगफेंग की आवाज पहले तो सतर्क थी, लेकिन धीरे धीरे और भी भावुक होती गई। बड़े भाई, 9 चोटियां और एक बगीचा भले ही भव्य लगे, लेकिन हर एक के अपने विचार हैं। कुछ ना होना ही बेहतर है। इतनी बिखरी हुई उपस्थिति के साथ गद्दार लगातार उभर रहे हैं। मेरा तियानवेलू बहुत खतरे में है। उस समय के 7 महान संप्रदायों में से केवल 6 ही बचे हैं। शेष स्थान पर होंग चेन शुआन और शिंजियांझाई का कब्जा है, जो लंबे समय से इसके लिए लालायित थे। वे हमारे सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी हैं। इसके अलावा दिव्य ब्लेड मंडप और ब्लैक ब्लड एलायंस हमसे गहरी नफरत करते हैं और हमें नष्ट करने पर तुले हुए हैं। मेरा तियानवेलू अब एक गंभीर स्थिति में है। कोंग जिंगफेंग ने उदास भाव से कहा, बड़े भाई, हम चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं कैसे नहीं जान सकता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वू युनलियांग ने गहरी सांस ली। और तुम सिर्फ मार्शल आर्ट की दुनिया के अंदरूनी और बाहरी कारकों की बात कर रहे हो। तुमने अभी तक असली संकट का जिक्र तक नहीं किया है। पिछले कुछ वर्षों में तियानवेलुओं में 8वीं पीढ़ी के लगभग 600 पुरुष शिष्य हुए हैं, लेकिन उनमें से केवल मुट्ठी भर ही सिद्धहस्त हुए हैं। इस बीच महिला शिष्यों की संख्या 10 साल पहले 50 से भी कम से बढ़कर अब लगभग 150 हो गई है। और हालांकि उनमें से प्रत्येक की प्रतिभा सीमित है, फिर भी वे सभी बेहद खूबसूरत हैं। वू युनलियांग ने एक लंबी सांस ली, अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खिड़की की ओर चला गया और मन ही मन बोला, यह एक नष्ट हो चुके संप्रदाय की छवि है। दुबली पतली और सुंदर, मुसीबत की जड़। वू युनलियांग ने शांति से कहा, एक ऐसे महाद्वीप में जहाँ ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, सुंदरता एक संसाधन है। यह मुसीबत का एक स्रोत भी है। तियानवेलों का पतन निकट है। बस 8वीं पीढ़ी के शिष्यों के दुनिया भर में घूमने का इंतजार करें और वे निश्चित रूप से अंतहीन विवादों का कारण बनेंगे। यह परेशानी का स्रोत तो है, लेकिन यह एक संसाधन भी हो सकता है। कोंग जिंगफेंग ने खंडन किया। मार्शल आर्ट की दुनिया में घूमने से हमारे तियानवाइलों को काफी मदद मिल सकती है। कौन जाने, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? वू युनलियांग ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, अधिकांश शक्तिशाली लोगों की नजर में सुंदरता सिर्फ एक साधन है। तियानवेलू इस समय आंतरिक और बाहरी संकटों से जूझ रहा है। अगर हम आपके सुझाव का पालन करते हुए 9 चोटियों और एक बगीचे को जबरन एक में मिला दे और सत्ता का केंद्र बना दे, तो मुझे डर है कि यह तुरंत बिखर जाएगा और ढह जाएगा। वू युनलियांग ने गंभीरता से कहा, अगर कोई बाहरी दुश्मन हमला करने का मौका छीन लेता है, तो हमारा तियानवेलू तुरंत नष्ट हो जाएगा। यह सच है कि गंभीर बीमारियों के लिए तेज दवा की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप मरीज के मरणासन हालत में तेज दवा का इस्तेमाल करेंगे, तो आप तुरंत मर जाएंगे। और तो और हमारे दुश्मन इनसे कहीं ज्यादा संख्या में हैं। वू युनलियांग बोलने में हिचकिचा रहे थे, मानो कुछ ऐसा हो जो वह खुद नहीं कह पा रहे हो। कोंग जिंगफेंग ने अनिच्छा से कहा, क्या हम इसे ऐसे ही चलने देंगे? संप्रदाय को धीरे धीरे खत्म होने देंगे? हमें बाहरी मदद की जरूरत है। जब वू युनलियांग ने बाहरी ताकतों पर भरोसा शब्द का जिक्र किया, तो उसके हाव भाव बेहद जटिल हो गए और वह हर शब्द के लिए रुक गया। उसकी आंखों का भाव एक हताश प्रयास का संकेत दे रहा था। फिर उसने बोलना बंद कर दिया और दीवार पर टंगी 29 नामों की सूची और एक को चुपचाप देखता रहा।